आपने उठा ली होगी, या क्लिंट ब्रुक्स की मोटी चौड़ी किताब अगर आपने उठा ली होगी, तो ये भूगोल आपको दिखाई पड़ा होगा, या आपके समझ में आया होगा। नहीं भी आया होगा तो चलिए मैं आपको समझा देता हूँ कि थोड़ा सा उसके बारे में कि जो उसकी पूरी बनावट है वो किस तरह की है। और ये पूरा का पूरा जो हिस्ट्री है, एक तरह से लिटरेरी क्रिटिसिज्म का, वो एक तरह से सुकरात से शुरू होता है, और कविता में होमर से शुरू होता है, लेकिन बहस और बातचीत में वो सारी की सारी चीज़ें सुकरात के यहाँ से शुरू होती हैं। प्लेटो जहाँ के वासी थे, यानी कि यूनान में जिस जगह के वो रहने वाले थे, उसकी बनावट को आप थोड़ा सा समझ लीजिए। लगभग लगभग मैंने कल आपको बता ही दिया था। लेकिन कहा जाता है कि ग्रीस या यूनान जिसे कहते हैं, या ग्रीक जिसे कहते हैं, अमूमन उसे ग्रीस ही कहते हैं, लेकिन कहीं कहीं ग्रीक भी लिखा हुआ मिलता है। यूनान यूरोप के दक्षिण पूर्वी छोर पर अवस्थित एक प्रायद्वीप और अनेक छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। अगर आपने गलती से वो कल जो मैंने मानचित्र भेजा था परसों, वो अगर खोल करके देख लिया होगा तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि एक कोई बड़ा द्वीप नहीं है, बहुत सारे छोटे 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 द्वीप हैं, और वो सब मिल करके जो है यूनान को बनाते हैं। सब पानी के बीच बीच में या किनारे किनारे बसे हुए हैं, और उनसे ही यूनान बनता है। ऐसा मानते हैं कि इनकी संख्या सैकड़ों में है, एक दो नहीं है, सैकड़ों ऐसे छोटे छोटे द्वीप हैं जो मिलकर के बनाते हैं। और बंदरगाह इत्यादि की सुविधा है, मैंने कल ही बताया था। आर्थिक रूप से वो संपन्न है क्योंकि व्यापार इत्यादि कर सकते हैं। उस जमाने में सबसे सुविधा संपन्न और धनी वही होता था जो क्या है, समुद्र या नदियों के किनारे होता था। आप इस तरफ से भी देख सकते हैं कि सभ्यताओं का विकास या शहरों का विकास वही हुआ जहां नदियां थी, और नदियों के सहारे यातायात का आवागमन संभव हो सकता था, या मालवाहक जहाज आ जा सकते थे। क्योंकि आज की तरह नहीं था कि हवाई जहाज से सामान आ रहा है, ये हो रहा है। आज भी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा मात्रा में जो सामानों की आवाजाही होती है वो कंटेनर के जरिए होती है, और वो कंटेनर जो है बड़े बड़े मालवाहक जहाज़ों के द्वारा समुद्र में तैरते हैं। जो शिपिंग कॉरपोरेशन की कंपनियां हैं, बहुत सारे लोगों को रखती है। जो नेवी में जो लोग बीटेक वगैरह करके जाते हैं, वे लोग ऐसे जहाज़ों का संचालन करते हैं, चलाते हैं, तो उसके द्वारा ही होता है। तो काफ़ी समृद्ध रहे। 80 मील से 120 मील से ज़्यादा की दूरी पर कोई भी क्षेत्र नहीं है, और वहाँ के निवासी बहुत अच्छे नाविक हैं, बहुत बहादुर हैं, साहसी हैं, आदि आदि। यूनानी प्रायद्वीप के उत्तर से दक्षिण तक लगभग 20 राज्य जो है ज़्यादा प्रमुखता के साथ देखे जाते हैं, जिसमें से 3 प्रमुख हुए। 20 राज्य मिलते हैं, छोटे बड़े बड़े कई राज्य हैं, छोटे छोटे और द्वीप समूह भी होंगे जो एक दूसरे के अधीन होंगे, लेकिन 20 राज्य मिलते हैं, और उसमें से 3 महत्वपूर्ण हैं। और ये जो 3 महत्वपूर्ण हैं, इन्हीं तीनों ने मिल करके यूनान के इतिहास को समृद्ध किया है। क्या आप कह सकते हैं कि अगर आप इन तीनों को जान जाते हैं तो आप यूनान को जान जाते हैं? क्या यूनान का अगर इतिहास पढ़ना हो तो इन तीनों का इतिहास पढ़ना ही पड़ेगा, तब जाकर के आप बेहतर तरीके से उसे जान पाएंगे। उत्तरी भाग में मकदूनिया है। अगर आपने मानचित्र देखा होगा तो मानचित्र पे ये देखा होगा कि जो यूनान का मानचित्र है, उसके सबसे ऊपर की छोर में एकदम उत्तर की तरफ बाईं ओर, यानी कि उत्तर और उत्तर से पश्चिम के थोड़े से छोर के बीच में एकदम कटे हुए हिस्से में मकदूनिया है। ठीक है। और मध्यवर्ती भाग में आपको जो है आतिका है, वो बीच में है। हालांकि मकदूनिया से उसकी दूरी काफी है। और आतिका के जो है ठीक दूसरी तरफ, यानी कि दक्षिणी भाग में उसके लोकोनिया है। मकदूनिया को आप जानते ही हैं प्रसिद्धि क्यों मिली। मकदूनिया की प्रसिद्धि का जो कारण रहा है, वो कारण ये रहा है कि वो फिलिप का क्षेत्र था और सिकंदर की जन्मभूमि। और दूसरा जो है वो है आतिका। आतिका की राजधानी एथेंस है, इसलिए आतिक जो एक भाषा है वो वहाँ बोली जाती है, इसलिए आतिक डायलेक्ट की कल्पना की गई है। तो आतिका की राजधानी एथेंस है। एथेंस आप जानते ही हैं कि समस्त बौद्धिक और वैज्ञानिक, कलात्मक, दार्शनिक तमाम तरह की चीज़ों का एक तरह से गढ़ रहा है। उसकी विकास कथा लिखने वाला जो है वो क्षेत्र रहा है, वो ज़मीन रही है। और जो दक्षिण की तरफ जो बसा हुआ है सबसे नीचे जो है, और बहुत छोटा सा है देखने में, देखिएगा मानचित्र बहुत दिलचस्प है वो।
वो है स्पार्टा। लोकोनिया, लोकोनिया जिसकी राजधानी स्पार्टा है। स्पार्टा अपने बल के लिए, अपने शौर्य के लिए, अपनी वीरता के लिए, अपनी सैन्य क्षमता के लिए जाना जाता रहा है। एथेंस और स्पार्टा एक तरह से परस्पर विरोधी रहे हैं। विरोधी इसलिए रहे हैं क्योंकि एथेंस के पास समृद्धि रही है। समृद्धि किस तरह की? उसके पास पैसा, उसके पास ज्ञान, उसके पास वैभव, उसके पास कलाएं, सब कुछ उसके पास रहा। स्पार्टा के पास ऐसा नहीं रहा। स्पार्टा उसके लिए संघर्ष कर रहा था। भाई कोई किसी पर क्यों आक्रमण करता है? ऐसा तो नहीं कि वो सनक गया और उसने आक्रमण कर दिया। ऐसे लोग होते भी होंगे, मान लीजिए, लेकिन उस तरह से तो नहीं। जब वो उसकी तरह होना चाहता है, उसको पाना चाहता है, या तो इसीलिए आप देखिएगा जब पेरिक्लोस की शासन व्यवस्था के बारे में आप पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि उसने मांग की थी। क्या मांग की थी? उसने मांग की थी कि उसने ये मांग की थी कि भाई हमें भी कुछ सब्सिडी दी जाए, हमें भी रियायत दी जाए, हमें भी उस तरह के अधिकार दिए जाए जो एथेंस के नागरिकों को दिए गए हैं। लेकिन पेरिक्लोस ने इस तरह की चीज़ों को स्वीकार नहीं किया और बाद में इसका परिणाम ये हुआ कि स्पार्टा ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। हालांकि स्पार्टा जीत नहीं पाता। भले ही उनके पास उतनी मजबूत सैन्य शक्ति नहीं थी, लेकिन प्लेग ने जो असर छोड़ा एथेंस के ऊपर और जिस तरह से एथेंस की कमर तोड़ करके रख दी, उसने जो है स्पार्टा के मुकद्दर को और मजबूत कर दिया। उसकी दूसरी ही कहानी लिख दी। और इस कहानी को आप इस तरह से भी समझिए कि 27 साल कम नहीं होते हैं। एक मनुष्य के जीवन में 27 साल कम नहीं होते, और कोई युद्ध अगर 27 सालों तक खिंच जाए तो आप अंदाजा लगाइए कि क्या होगा उस राष्ट्र का, लड़ने वाले का भी और जो पराजित हो रहा है उसका भी, दोनों का भी। तो ये यहाँ पर है। अब जो एथेंस है, उस एथेंस में प्लेटो का आगमन है। और प्लेटो के इस आगमन को आप इस तरह से देखिए, क्योंकि अब हम उस बात पर नहीं जाएंगे कि पेरिक्लोस का शासन क्या था, उसमें कौन कौन से लोग थे और महान लोग थे, वो हम सब पढ़ चुके हैं। प्लेटो की जो पृष्ठभूमि है उसको समझने के लिए थोड़ा सा सुकरात को जानना जरूरी है। सुकरात पहली कड़ी है जहां से आप जिसको कहते हैं ना कि यूनानी साहित्य का की वो मुखरता देखते हैं या उसकी वो आलोचनात्मक क्षमता देखते हैं जो प्लेटो के जहन में या उनके जो है दिमाग में डाली जाती है। और ये आप इस तरह से देखिए कि सुकरात, मैं बार बार देख रहा हूं कि बुलावा ना आ जाए। सुकरात के बारे में मैं कुछ चीजें आपके सामने रखता हूं, आप इसको सुन लीजिए। एक तो पेरिक्लोस के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था। जो ग्रीक दार्शनिक सुकरात का समय लगभग 441 से 399 ईसा पूर्व बीच में समझा जाता है। 441 से 399, इस समय से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सुकरात की आयु अधिक नहीं, बहुत कम उम्र उनको जो है मिली। और क्यों मिली ये भी आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो अभी जान जाइएगा। सुकरात ने का पूरा व्यक्तित्व है, वह व्यक्तित्व इतना है कि जितना वो जीवन के पहले प्रभावित करता है उतना वो जीवन के बाद प्रभावित करता है। सुकरात अपने जीवन में उतने प्रभावशाली रूप से सामने नहीं आते हैं जितने कि वो जीवन के बाद आते हैं। सुकरात ने स्वयं कोई ग्रंथ नहीं लिखा था। उनके ज्यादातर विचारों को या उनके चिंतन को या थॉट प्रोसेस को उनके शिष्यों ने लिखा, और उन्हीं जो है चीजों के हवाले से या उस लेखन से सुकरात का एक व्यक्तित्व जो है उभर करके सामने आता है। ऐतिहासिक दृष्टि से सुकरात के विचारों का महत्व इसलिए बहुत अधिक है कि उन्होंने पहले पहल परंपरा से हटकर बिल्कुल उससे ऊपर उठकर सत्य की खोज करने की आवाज दी। यह उस युग में ही नहीं बल्कि आज के युग में भी आप अगर सत्य की खोज की आवाज करते हैं, माफ करिएगा, सत्य की खोज की आवाज करते हैं, आप अगर सच बोलते हैं, अगर आप ईमानदारी के साथ खड़े हो जाते हैं कहीं, तो आप समझ सकते हैं कि आप पर कितनी मुसीबत आ सकती है। आज भी ये बहुत संकट की स्थिति में आप आ सकते हैं ऐसा करते हुए। और वो तो वो दौर था जब व्यवस्थाएं दूसरी तरह की थी, उस समय सुकरात ने ये हिम्मत की थी। सुकरात का समय कैसा था इससे भी समझिए कि सुकरात के समय में कुछ फिरके, कुछ संप्रदाय ऐसे थे जिनकी बातों को लोग बिना सोचे विचारे मान लिया करते थे।
उन पर सोचने विचारने का अवसर नहीं होता था। किसी ने कुछ कहा तो आपको मान लेना है। कुछ ऐसा तबका है जो अगर वो कह देता है कि तुमको ये करना है तो तुमको ये करना है। ये क्यों करना है ये इसका सवाल नहीं होना चाहिए, इसको करने से क्या होगा इसका भी सवाल नहीं होना चाहिए। तो क्या है कि बिना सोचे विचारे मान लेते थे। उन्हीं बातों को जानना उस समय विद्या कहलाती थी। जो मतलब जो आपको कह दिया गया आपको वो करना है, और जो करना है वही आपके लिए ज्ञान है। अब क्या है कि आज भी इस तरह की परंपराएं आपको दिखाई देंगी, जहाँ अंधकार है, जहाँ पर बहुत सारी ऐसे तबके के लोग हैं जो अभी भी क्या है उन्हीं परंपराओं को ढो रहे हैं। बहुत ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर अगर उसका विरोध किया जाए तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या क्या हो जा रहा है। आप न्यूज अगर टेलीविजन वगैरह देखते होंगे तो ऐसा ही सुकरात के समय में भी था, उनके समय में भी ये था। सुकरात ने क्या किया कि उन रूढ़ियों और परंपराओं के प्रति जो है विद्रोह करना शुरू किया, लोगों को विद्रोह की बात बताई। उन्होंने वो जगह जगह खड़े हो जाते थे जहाँ कहीं भी अवसर मिलता था, और ज्यादातर जो उनसे जुड़े हुए लोग होते थे वो विद्यार्थी होते थे। विद्यार्थी बहुत प्रभावित होते थे, या विद्यार्थी जब मैं कह रहा हूँ तो नई उम्र के लोग होते थे। आप इसी से समझिए कि वो कहते थे कि परिणाम परिणाम की चिंता छोड़कर, परिवार और परिवेश की चिंता छोड़कर एकनिष्ठ भाव से ज्ञान और सत्य का अनुसंधान करो। इसमें कभी स्खलन नहीं, कोई समझौता नहीं। आचार शास्त्र में सुकरात उपयोगितावाद के संस्थापक माने जाते हैं। उनके अनुसार शिव यानी कि गुड वही है जो उपयोगी है, यूजफुल है। ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही वो सूत्र है जिसके आधार पर कविता की व्याख्या या आइडियल स्टेट का जो कॉन्सेप्ट प्लेटो रखेंगे कि भाई जो गुड है वो हमारे लिए यूजफुल है, जो गुड नहीं है वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। तो ये मूल कॉन्सेप्ट सुकरात के यहाँ से आता है कि वो कहते हैं कि भाई जो गुड है वो यूजफुल है, जो गुड नहीं है वो यूजलेस है। सुकरात की जो सत्ता विषयक अवज्ञा की सीमा में मनुष्य ही नहीं देवता भी आते हैं, कि अगर सत्ता की अवज्ञा मनुष्यों को ही नहीं करनी चाहिए, मतलब देवताओं को भी वो छोड़ते नहीं है। प्रचलित लोकप्रिय धर्म को वो तर्क की कसौटी पर कसने की कोशिश करते हैं, वो उस पर खरा नहीं उतरता, उसके प्रति विद्रोह दिखाते हैं। ईश्वरीय जो विधि विधान है उसके संबंध में भी वो एक अलग दृष्टि जो है अज्ञेयवादी दृष्टि रखते हैं। सुकरात का ये सारा का सारा पक्ष बहुत अच्छा है, बेहतर है। एक चीज है जिसको लेकर के आलोचकों ने ये कहा है कि अपने अंतिम समय में उन्होंने परलोक के कॉन्सेप्ट को भी मान लिया था। कहा था कि एक आदमी इतना प्रोग्रेसिव माइंडसेट का हो करके वैसा अंतिम दिनों में वो क्यों करता है, ये बहुत समझ में नहीं आता। और इसी के आधार पर लोगों ने ये माना या मानने की कोशिश की कि भाई एक मनुष्य के लिए धर्म के दायरे से या लोक परलोक के दायरे से बाहर निकल पाना इतना आसान नहीं होता है। और कई बार उदाहरण भी देते हैं लोग कि भाई जब सुकरात इससे बाहर नहीं निकल पाए तो एक आम आदमी के लिए, एक कॉमन मैन के लिए कहाँ तक ये संभव है कि वो उससे बाहर निकल पाए। तो ये सुकरात ऐसी शिक्षा देते थे, ऐसा काम करते थे। सुकरात ने युग के बहकावे में आकर परलोक के संबंध में जो बातें कही हैं उनके बावजूद न तो उनके महान व्यक्तित्व को कोई आंच आती है उस पर, न उनके साहस, अध्यवसाय, प्रामाणिकता या युग पुरुषत्व पर कोई बट्टा लगता है। संसार में मृत्यु को साहस के साथ लेने के जो बहुत थोड़े से उदाहरण मौजूद हैं, उनमें सुकरात की मृत्यु की कहानी अन्यतम अद्भुत और रोमांचकारी है। सुकरात ने अपनी मृत्यु के द्वारा यह सत्य हमेशा के लिए स्थापित कर दिया कि मृत्यु सत्य का गला नहीं घोट सकती, बल्कि किसी किसी हालत में वह सत्य का प्रमाण होती है। मृत्यु सत्य का गला नहीं घोट सकती, किसी किसी हालत में वह सत्य का प्रमाण होती है। सुकरात की मृत्यु के इर्द गिर्द सारी घटनाओं को देखने जांचने पर अद्भुत निष्कर्ष सामने आते हैं, या तत्व जो है सामने निकल करके आते हैं। आपको मालूम होगा कि सुकरात का मुकदमा एथेंस की सारी जनता के सामने हुआ था। दूसरे शब्दों में यह कहा जाए कि लोकतांत्रिक एथेंस में ही सुकरात का मुकदमा हुआ था, और उस समय डेमोक्रेसी थी वहां, जिसमें एथेंस का हर नागरिक न्यायाधीश के आसन पर बैठा था। उस समय पूंजीवाद का उदय नहीं हुआ था, और यह कहा जा सके कि पूंजीवादियों ने जनता को गुमराह किया।
हाँ, उस समय भी कुछ गलत तरीके के नेता या उपनेता मौजूद थे और उन लोगों ने सुकरात को कटघरे में लाकर खड़ा किया और उन्हीं के प्रभाव में सुकरात को मृत्यु दंड दिया गया। ऐसे लोगों में डेमागॉग कहा गया, माफ करिएगा, ऐसे लोगों को डेमागॉग कहा गया है, जो लोगों को अपनी वक्तृता के स्रोत में बहा ले जाते हैं और बहा करके उनसे गलत फैसला दिलवाते हैं या उनका मत जो है गलत के पक्ष में जो है ले लेते हैं, हासिल कर लेते हैं। अब ये भी दिलचस्प है, आपको मैं बता दूं कि एक किताब आई है एनबीटी से और इसका संपादन मनमथ नाथ गुप्त ने किया है। पता नहीं आप मनमथ नाथ गुप्त को जानते हैं कि नहीं जानते हैं। 50-55 रुपए की किताब है, सुकरात का मुकदमा और उनकी मृत्यु। ये किताब अगर आपको कहीं मिल जाए तो इसको जरूर खरीद करके पढ़िएगा, शायद आपको बहुत कुछ इसमें हासिल होगा। ये एक नाटकीय कथा की तरह चलता है। इसमें दो पात्र हैं, वार्ता के पात्र है, एक सुकरात है, दूसरा यूथाइफ्रन है और स्थल है किंग आर्कन का तोरण। वहां पर ये पूरी की पूरी बातचीत चलती है। यूथाइफ्रन जो है वो क्या है कि प्लेटो और जो सुकरात है उनके बीच जो संवाद होता है, सुकरात और इथोप्रो के बीच, उसी संवाद का ये संकलन है। लेखक का इसके जो है मनमथ नाथ गुप्त हैं, मनमथ नाथ गुप्त, मनमथ नाथ गुप्त, ये इसके लेखक हैं। तो ये एक सेकेंड, आपने सुन लिया। और लेखक नहीं है, एक तरह से ये अनुवादक है। लेखक तो मूलतः प्लेटो है। प्लेटो ने ये संवाद कराया है, किसके बीच कराया है, फिर से नाम याद कर लीजिएगा, सुकरात और यूथाइफ्रन के बीच। ये प्लेटो का संवाद है जो सुकरात और यूथाइफ्रन के बीच होता है, जिसका अनुवाद आगे चल करके हिंदी में मनमथ नाथ गुप्त ने किया है, जो एनबीटी से छपी है। एनबीटी मतलब नेशनल बुक ट्रस्ट, दिल्ली से प्रकाशित है। इसके संवाद का एक आध हिस्सा देख लीजिए, बस मैं एक आध संवाद पढ़ूंगा, ज्यादा नहीं पढ़ूंगा। यूथाइफ्रन कहता है, सुकरात आप यहां आर्कन के तोरण में भला क्या कर रहे हैं? आप लाइसियम के अपने अड्डे को छोड़कर यहां क्यों आ गए? अवश्य ही यहां आपको कोई फरियाद नहीं करनी है, जैसा कि मुझे। सुकरात नहीं, यूथाइफ्रन, एथेंस वासी इसे दोषारोपण का मुकदमा कहते हैं ना, कि फरियाद। यूथाइफ्रन क्या, आप मेरे संवाद से समझ जाएंगे कि दोनों का कैसे कैसे है, इसलिए मैं नाम बार बार नहीं लूंगा। यूथाइफ्रन, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आप पर कोई मुकदमा चल रहा है? मैं यह विश्वास नहीं कर सकता कि आप स्वयं किसी पर मुकदमा चला रहे हैं। नहीं, निश्चय ही मैं मुकदमा नहीं चला रहा हूं। तो क्या कोई आप पर मुकदमा चला रहा है? हाँ, भला वह कौन है? यूथाइफ्रन, मैं उसे करीब करीब नहीं जानता। मैं समझता हूं कि वह एक अज्ञात सा युवक है। हाँ, उसका नाम है मेलिटस, और वह पिथिस इलाके का रहने वाला है। क्या आप इस इलाके के किसी मेलिटस नामक व्यक्ति को याद कर सकते हैं, जिसकी नाक तोते की तरह है और बाल लंबे हैं और दाढ़ी के बाल कम है? सुकरात, मैं उसे नहीं जानता, पर यह तो बताइए कि वह आप पर किस बात का मुकदमा चला रहा है और किस बात का। सो बात भी कोई तुच्छ नहीं है। ऐसे कम उम्र व्यक्ति के लिए यह कोई छोटी बात नहीं है कि उसने कैसे कैसे महत्वपूर्ण मामलों पर राय कायम कर ली है, क्योंकि वह बताता है कि उसे मालूम है कि किस प्रकार से नवयुवकों को भ्रष्ट किया जाता है। वह यह भी जानता है कि उन्हें भ्रष्ट करने वाले कौन से लोग हैं। अवश्य ही वह कोई ज्ञानी व्यक्ति होगा, जो मेरे अज्ञान पर तरस खाकर मुझे नगरी के सामने, मानो नगरी उसकी मां हो, अपने मित्रों को भ्रष्ट करने का अभियोग लगा रहा है। मानो वह एकमात्र व्यक्ति है जो राजनीतिक सुधारों को सूत्रपात सही बिंदु पर कर रहा है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जैसे एक अच्छा खेतिहर नए पौधे का ख्याल रखते हुए, माफ करिएगा फिर से पढ़ता हूं, मेरे कहने का मतलब यह है कि जैसे एक अच्छा खेतिहर नए पौधों का ख्याल रखते हुए और उनका ख्याल रखने के बाद वह फिर दूसरे पौधों की तरफ ध्यान देता है, उसी तरह यह व्यक्ति चाहता है कि जहां तक हो सके नौजवानों को अधिक से अधिक पूर्ण किया जाए। इसलिए मैं समझता हूं कि मेलिटस पहले हम जैसे लोगों को साफ कर रहा है।
जिनके संबंध में उसका विश्वास यह है कि वे बढ़ते हुए नवयुवकों को भ्रष्ट करते हैं, और जब वह ऐसा कर लेगा तो अवश्य ही अधिक बूढ़ों की तरफ ध्यान देगा। और इस प्रकार से वह एक बहुत बड़ा दोषकारक जो है व्यक्ति होगा। सच्ची बात तो यह है कि जिस प्रकार से कार्यारंभ कर रहा है, उससे तो यही आशा की जा सकती है। आशा करता हूं कि ऐसी ही बात होगी सुकरात, पर मुझे इसमें बड़ा संदेह है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको हानि पहुंचाने की चेष्टा करते हुए वह राष्ट्र के मर्म स्थल पर चोट करना चाहता है। पर यह तो बताइए कि आप पर नवयुवकों को भ्रष्ट करने का अपराध किस तरह से लागू कर रहा है। वह जिस तरीके से लागू कर रहा है, वह तरीके मेरे मित्र पहले पहल अजीब लगता है। उसका कहना है कि मैं देवताओं का निर्माता हूं और वह मुझ पर इसलिए मुकदमा चला रहा है, मैंने नए देवताओं का आविष्कार किया और पुराने देवताओं में विश्वास नहीं करता हूं। फिर उसके बाद ये पूरा का पूरा संवाद देखिएगा, बहुत दिलचस्प है ये नाटकीय संवाद, और आपको पढ़ना चाहिए या आपको इसको जानना चाहिए। आप देखें कि बहुत कम, थोड़े मतों से ही जो है फैसला हुआ था, और सुकरात को फिर बाद में जहर दिया गया था और उन्होंने मृत्यु को स्वीकार कर लिया था। प्लेटो को सुकरात का सानिध्य मिला था। प्लेटो का जन्म कब होता है? आप लोगों को याद होगा या आपके सामने किताब होगी, 427 पे होता है। और आप समझिए कि सुकरात को जब मृत्यु दंड दिया जाता है, वह समय कब का है? 300 हाँ, अभी मैंने आपके सामने वो तिथि रखी थी कि 399 के आसपास का। यानी कि आप समझ लीजिए कि इस समय प्लेटो की आयु कितनी है? लगभग 27-28 साल के प्लेटो हैं। और 27-28 साल का आदमी फैसला तो कर ही सकता है, या 27-28 साल के आदमी को जितना इम्प्रेस होना हो, जितना प्रभावित होना हो, जितना उसको मिलना चाहिए था दुनिया से या समाज से या लोगों से या सुकरात से, उतना तो उसने लगभग हासिल कर ही लिया था, उतना हासिल कर लिया था। एक तो ये, दूसरा ये है कि आप यह भी देखिए कि जब स्पार्टा एथेंस पर हमला करता है, कब एथेंस पर हमला करता है? 431 में। 431 आप 29-30 के आसपास का वो समय है, एग्जैक्ट देख लीजिएगा। और यहाँ पर जो है 427 के आसपास, यानी कि प्लेटो का जो जन्म हुआ उस समय, उसके पहले ना कि उसके बाद? उसके पहले सर। उसके पहले, कितना पहले? 4 साल लगभग 4 साल पहले सर। यानी कि प्लेटो ने जब आंखें खोली तो उसकी आंखों ने क्या देखा? युद्ध, पराजय देखा। पराजय नहीं, पराजित तो अभी वो हुए नहीं थे, लेकिन संघर्ष कर रहे थे। और संघर्ष करते हुए वो बराबर जो है देख रहे थे कि चीजें टूट रही हैं, कुछ छूट रहा है, हम हार जाएंगे लगातार। मतलब एक बच्चा होश संभालते ही अपने को युद्ध के बीच में पाता है, और युद्ध की परिस्थिति में ही वो बड़ा होता है। उसकी पूरी की पूरी चेतना जो निर्मित होती है, यानी कि अगर वो युद्ध उस तक 27 साल चलता है तो 23 साल की अवस्था तक, और उसके 5 साल तक वो सुकरात के सानिध्य में है। इस पूरे 28 साल की अवस्था तक प्लेटो की जो पूरी की पूरी मनोदशा होती है वो दूसरी ही तरह की होती है। यानी कि वो एक तरफ से उस पूरी व्यवस्था से उसको खिन्नता होगी, और उसके अंदर विद्रोह की भावना आएगी, पुरानी सारी रूढ़ियों के प्रति जो है उसके अंदर एक अजीब किस्म का भाव पैदा होगा, और अपने इस पूरी बौद्धिक विरासत के प्रति भी उसको क्या है, एक चिढ़ उसके मन में आ जाएगी कि भाई हम लड़ क्यों नहीं सकते, हम पराजित क्यों नहीं कर सकते, हम हरा क्यों नहीं सकते, आदि आदि जैसे भी भावनाएं आएंगी। 27 वर्षों तक यह युद्ध चलता रहा। 404 ईस्वी पूर्व में एथेंस की हार हुई, और एथेंस हमेशा हमेशा के लिए टूट गया। वह फिर कभी खड़ा नहीं हो सका। किंतु राजनीतिक प्रभाव समाप्त हो जाने पर भी उसकी बौद्धिक संस्कृति या उसकी उपलब्धियों का जो एक तरह से प्रकर्ष था, वो ज्यों का त्यों बना रहा। काल की गति के साथ वो बढ़ता ही गया संसार में, बल्कि कम नहीं हुआ। प्लेटो का जन्म जो है 427 ईसा पूर्व में हुआ। प्लेटो के कई नाम हैं, जैसे प्लेटो के कुछ नाम बताइए आप लोग।
प्लेटो को सर उनको अफलातून, अरस्तु। प्लेटो का एक नाम प्लेटो है, प्लेटो का एक नाम अफलातून है ना। प्लेटो का कोई और नाम भी है, प्लांटेन। हाँ प्लाटोन जो है ये भी एक नाम है। और एक नाम और है जिसमें भ्रम पैदा होता है हमेशा, अरस्तु का नाम क्या है, एरिस्टोटल। अरिस्टोटल ऐसा कहते हैं। और इनका नाम है अरिस्तोकलीज, अरिस्तोकलीज। ये निर्मला जैन ने अपनी किताब में इसका ये लिखा है। यानी कि प्लेटो का जो मूल नाम था, जो उनके माता पिता ने उन्हें दिया था, वो था अरिस्तोकलीस। लेकिन ये नाम इतिहास में ही रह गया, ये बहुत लोकप्रिय नहीं हुआ। चूंकि उनके शरीर की बनावट बहुत चौड़ी थी और लंबे चौड़े शरीर के थे एक तरह से, तो उनके जो युद्ध कौशल के जो गुरु थे, सिखाने वाले जो कलाओं को, उन्होंने उनके शारीरिक ढांचे को देख करके उनका नाम जो है प्लाटोन रखा था, लंबा चौड़ा डील डॉल वाला मजबूत शरीर का आदमी। और ये जो प्लाटोन है, इसी को जब आप कहाँ जाएंगे, जब आप अरबी भाषा में जब जाएंगे, फारसी का जो पूरा का पूरा साम्राज्य, उसमें अरबी फारसी में जाएंगे, तो ये प्लाटोन ना हो करके ये प्लाटोन क्या हो जाता है, अप्लातून हो जाता है। अफ्लातोन कह लीजिए, प्लाटोन, प्लाटोन, अप्लातोन, अप्लातोन। आप बार बार इसको बोल के देखिए, आप उसके नजदीक पहुंच जाएंगे। मल्लिक अभी यहाँ जुड़े नहीं है, अगर वो जुड़े होते तो आप उनसे ये इसका उच्चारण कराते तो आपको पता चल जाता कि लगभग नजदीक। तो एक नाम अफलातून हो जाता है, और वो जब दूसरी भाषाओं में प्रचलित होता है, अंग्रेजी इत्यादि में, तो प्लेटो हो जाता है। ये प्लेटो की स्थिति है, मतलब ये उनके नाम का संदर्भ है। अब अरबी भाषा में अफलातून हो जाता है। प्लेटो के साथ और भी कई सारी चीजें जुड़ जाती हैं। जुड़ क्या जाती है कि ऐसा नहीं है कि प्लेटो शुरू में ही बहुत लोकप्रिय हो जाते हैं और एक जो है वो विद्यापीठ है जिसकी वो स्थापना कर देते हैं, नहीं। प्लेटो के जीवन की घटनाएं अलग अलग तरीके से घटती हैं, या आप कह सकते हैं कि किसी आदमी को अगर जानना हो ना, तो उसका अपना बायोग्राफ भी जानना चाहिए। प्लेटो के जीवन को झांकने की कोशिश करिए, ये देखिए उस आदमी को माता का प्यार मिला क्या, पिता का प्यार मिला क्या, घर में उसके कैसा वातावरण था, वो जहाँ जन्म लेता है वहाँ युद्ध की स्थितियाँ थी, जिस गुरु के प्रति उसकी अगाध श्रद्धा थी, उस गुरु को मृत्यु दंड दे दिया गया, और फिर उसके बाद वो आदमी निकल गया जो है दूर देशों की यात्राओं पर, और जगह जगह घूमता रहा, भटकता रहा, और उसने लंबे समय तक दुनिया का अनुभव हासिल किया। और जब उस अनुभव को हासिल करके वह लौटा, तो उसने यूरोप के सबसे पहले विश्वविद्यालय की नींव रखी, ज्ञान के सबसे पहले विश्वविद्यालय की नींव रखी, और उस विश्वविद्यालय ने आगे चल करके भविष्य की, मतलब इतिहास की पूरी रूपरेखा को ही जैसे कि बदल करके रख दिया।